अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहज़ाद। जैसे ही गाज़ा और इज़राइल की वॉर शुरू हुई, तो आपने देखा कि दुनिया भर के ममालिक मुस्लिम और गैर मुस्लिम तमाम के अंदर डेली बेसिस पे ही ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट होते रहे। और स्पेशली जो मुस्लिम उम्मा है, जिसका ये मैप मैं आपको दिखा रही हूँ कि मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनाई से स्टार्ट होता है और बांग्लादेश और फिर पाकिस्तान और फिर मिडल ईस्ट और पूरा नॉर्थ अफ्रीकन रीजन, तमाम ही ममालिक के अंदर आपने देखा कि डेली बेसिस पे प्रोटेस्ट हो रहे थे। और इन प्रोटेस्ट की वजह से एक अच्छी बात ये होती है कि अपने अपनी हुकूमतों के ऊपर आवाम की तरफ से बहुत ज़्यादा शदीद दबाव होता है, जिसकी वजह से जो हुक्मरान होते हैं उनको उनके ऊपर ये प्रेशर होता है कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दें, वरना उनकी मकबूलियत में बहुत शदीद कमी आ सकती है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया होता है या हमारा सोशल मीडिया है, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिक और एक मायूसी वाला जो माहौल है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। और ऐसा बार बार कहा जाता है, हमारे ही जो लोकल मीडियाज़ हैं वो यही कह रहे होते हैं कि मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं उनके बीच में यूनिटी नहीं है, या फिर जो हुक्मरान है वो बदनीयत हैं और वो बिल्कुल सीरियस नहीं है फ़लस्तीन की मदद करने के लिए, और जो भी वो थोड़ा बहुत बोलते हैं वो एक फेस सेविंग के लिए करते हैं, लेकिन अंदर खाते उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि फ़लस्तीन के मसले को हल किया जाए। लेकिन मैं आज के इस पॉडकास्ट में आपको स्पेशली यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो उन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया इस दफ़ा। और स्पेशली जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं, टर्की, ईरान को भी ले लें, और जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उन सब ने बहुत शदीद अल्फाज में ना सिर्फ मज़म्मत की है इसराइल की जो जेनोसाइडल और अपार्थाइड वाली पॉलिसीज़ चल रही हैं गाज़ा के ख़िलाफ़, बल्कि उन्होंने इस दफ़ा सिर्फ सीज़ फायर की बात नहीं की है, बल्कि तमाम ही अगर आप हुक्मरानों को ले लें तो उन्होंने फ़ाइनल सलूशन की बात की है बार बार। और मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि नवंबर जब शुरू ही हुआ है तो OIC की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी भी एक इमरजेंसी समिट हुई, और उसके साथ ही अरब लीग की भी समिट हुई। और उसमें तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, टर्की, ईरान, तमाम, पहली तो खुश आइन बात ये है कि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो कि पहले एक दूसरे से नाराज़ भी होती थी, खफा भी होती थी, वो सब इस वक्त वन पेज पे आ गई हैं। इवन सीरिया, जिनको अरब लीग वालों ने काफ़ी सालों से बाहर निकाला हुआ था, वो भी इसमें एंटर हो गए हैं। ईरान और सऊदी अरब का आपको पता है कि आपस में टसल चलती रहती थी, वो भी इस वक्त वन पेज पे हो गए। टर्की और सऊदीया के बीच में भी थोड़ा सा मुकाबलाबाजी चलता था, लेकिन जैसे ही ये गाज़ा और इज़राइल वॉर शुरू हुई है तो ऐसा लगता है कि ये सब के सब जुड़ गए हैं और सब के सब हम आवाज़ हो गए होकर के सामने आए हैं। सो OIC की मीटिंग हुई, अरब लीग की मीटिंग हुई, और इन लोगों ने इस बात का सख्ती से अयादा किया कि फ़लस्तीन का अब जो है एक फ़ाइनल सलूशन, और बल्कि टू स्टेट सलूशन के ऊपर इन्होंने ज़ोर दिया कि टू स्टेट सलूशन, मैंने पहले भी आपको एक पॉडकास्ट में एक्सप्लेन किया है, उसका ये मतलब है कि इज़राइल एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, और फ़लस्तीन जो है जिसका दो हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाज़ा, वो मिलाकर एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, जिसके अंदर इज़राइल की मुदाखलत बिल्कुल भी ना हो। और तमाम ही जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनके हुक्मरानों, लीडर्स ने ये कहा है कि जब तक फ़लस्तीन को का ये आप फाइनल सलूशन नहीं करते, जब तक टू स्टेट सलूशन के ऊपर हम नहीं आते, तब तक ये पूरा रीजन जो है इसके अंदर पीस नहीं आ सकता, और ये खित्ता इसी तरह से वोलेटाइल रहेगा, और कोई किसी भी वक्त कोई भी गड़बड़ इसमें हो सकती है। तो कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कौन कौन से हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है। इजिप्ट का बहुत गहरा रोल इसके अंदर, बिकॉज़ गाज़ा की जो बॉर्डर है, एक तरफ तो वो इज़राइल के साथ मिलता है और दूसरी तरफ उसका सेकंड बॉर्डर जो है वो इजिप्ट के साथ मिलता है, और इजिप्ट की तरफ ही रफ़ा बॉर्डर जो गाज़ा का मिलता है, उसी रफ़ा बॉर्डर से तमाम एड जो आ सकती है, या तमाम जो भी बाकी दुनिया से कोई भी ताल्लुक़ अगर हो सकता है गाज़ा का, तो वो रफ़ा बॉर्डर के थ्रू ही होता है। और
इससे पहले अगर आपको पता हो क्योंकि इजिप्ट ने बहुत साल पहले इज़राइल के साथ एक पीस ट्रीटी कर ली थी, तो इजिप्ट भी गाज़ा के साथ एक तरह से सख्ती से पेश आता था और उनके ये जो बॉर्डर को अक्सर वो ब्लॉक करके रखते थे और उन्हें मतलब राशनिंग के अलावा कुछ भी अंदर आने की इजाज़त नहीं देते थे। लेकिन इस दफ़ा सीसी ने जो है वो बार बार इस बात का इरादा किया कि हम गाज़ा की मुकम्मल हेल्प करना चाहते हैं और हम टू स्टेट सोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। और उसने ये बोला, बरमला ये उसने बोला कि टू स्टेट सोल्यूशन इज़ द ओनली वे टू पीस। अगर इसको इनको आज़ादी नहीं मिलेगी फ़लस्तीनियों को, अगर ये एक ख़ुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं बनेंगे, तब तक यहाँ पर जो है ये तमाम कंट्रीज़ जो हैं वो अनस्टेबल रहेंगी। और आपको पता है कि जब से ये गाज़ा इज़राइल की एस्केलेशन शुरू हुई है ये हालिया, तब से तमाम वेस्टर्न मीडिया को ले लें या अपने एशियन मीडिया को ले लें, हर तरफ से यही आवाज़ आती रही कि क्या ये जो जंग है ये रीजनल शक्ल इख्तियार तो नहीं करेगी, क्या ये जंग स्पिल आउट तो नहीं हो जाएगी, क्या तमाम अरब ममालिक और नॉर्थ अफ्रीकन ममालिक और तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं इसके अंदर कूद तो नहीं पड़ेंगे। और अगर ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता कि वेस्टर्न ममालिक भी इज़राइल के हक़ में इस जंग के अंदर कूद पड़ते। और ऑल्दो कि हम सब का दिल जो है वो फ़लस्तीन के लिए धड़कता है और हम सब चाहते हैं कि कल से पहले आज ही फ़लस्तीन का मसला हल किया जाए, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इससे पहले भी जो पिछले 20 साल हैं उसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो जंगों का शिकार रही हैं। अफ़गानिस्तान को ले लें, इराक़ को ले लें, सीरिया को ले लें, लिबिया को ले लें, तमाम ही मुस्लिम बेल्ट के अंदर जो है ये खाक और खून की होली पहले भी खेली जा चुकी है। तो क्या ये अक्लमंदी होती कि ये तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं ये इस जंग में कूद पड़ती और यूएस और इज़राइल और उनके जितने भी एलाइज़ हैं उनको बहाना मिल जाता दोबारा से हमारे तमाम ममालिक के ऊपर बॉम्बिंग करने का और हमें सबक सिखाने का। और वो ख़ुद तो अगर आप ले लें इज़राइल के जो एलाइज़ हैं, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यूएस हो गया जो उसका सबसे बड़ा एलाई, वो तो दूर बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं होना था। जो भी बॉम्बिंग होनी थी, जो भी तबाही फिरनी थी वो हमारे मुल्कों में होनी थी। बहरहाल ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी कि प्रेशर डाला जाए, हर तरीके का प्रेशर डाला जाए, लेकिन जंग के इससे पहले ही और टेबल पे बैठ के जो है इसको रिज़ॉल्व किया जाए। सो अल-सीसी का मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया और इसने बिल्कुल ये दो टोक कहा है कि टू स्टेट सॉल्यूशन लाजमी जो है हमें चाहिए। और भी देखते हैं कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने इस पे बात की। MBS जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो सऊदी अरब के वली अहद भी हैं, उन्होंने इस किंगडम को आगे चल के संभालना है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला कि वी डिमांड सीरियस पीस प्रोसेस फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट। उन्होंने कहा कि पैलेस्टीनियन स्टेट के लिए सीरियस पीस प्रोसेस की ज़रूरत है। यानी उन्होंने भी ये नहीं कहा कि सीज़ फायर करवा दो गाज़ा का और फिर हम अपने अपने घरों में आराम से बैठ जाते हैं, बल्कि उसने ये कहा कि पैलेस्टीनियन जो स्टेट है उस तक जो है वो चीज़ लेके जानी चाहिए। और MBS ने पिछले दिनों में ही कुछ दिन पहले ये भी कहा है कि तमाम दुनिया के ममालिक से रिक्वेस्ट की है कि इज़राइल को मज़ीद वेपन्स ना बेचे जाएँ। और MBS ने तमाम जितने भी समिट्स में वो बैठा है, जहाँ पर भी जिस लीडर के साथ भी उसकी बायलैटरल टॉक्स हुई हैं, उस सब में उसने ये कहा है कि पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो टेररिस्ट नहीं हैं, गाज़ा के जो लोग हैं वो टेररिस्ट नहीं हैं। और इज़राइल की गलती है जिसकी वजह से गाज़ा के जो लोग हैं, हमास है, उसने हमला किया इज़राइल के ऊपर, तो उसमें गलती उन्होंने गाज़ा की नहीं बनाई, हमास की नहीं बनाई, बल्कि पहले दिन से ही इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि सारी गलती इज़राइल की है, क्योंकि वो 7 दहाइयों से इनके ऊपर जेनोसाइड की पॉलिसी चला रहा है, एपार्थाइड की पॉलिसी चला रहा है और बहुत यानी मज़ालिम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर, और इन कौमों का ये जो पैलेस्टीनियन कौम है इसकी अब्यूज़ डेली बेसिस पे ये लोग कर रहे हैं। सो एक और देखते हैं हम, किंग अब्दुल्ला जो जॉर्डन के हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि अ सॉवरन
Palestinian state on land that Israel has captured in the 1967 Arab-Israel war. यानी आप ये देखें कि अब इस दफ़ा ये जो लीडर्स हैं इन्होंने ये नहीं बोला कि जितना भी बचा कुचा वेस्ट बैंक और गाज़ा है टूटा हुआ वो एटलीस्ट जो है वो फ़लस्तीनियों को दे दो, बल्कि उन्होंने ये बार बार तमाम ने लीडर्स ने कहा है कि 67 के जो बॉर्डर्स हैं जो कि इस मौजूदा वेस्ट बैंक और गाज़ा से काफ़ी बड़ा एरिया है, वो पूरा का पूरा फ़लस्तीन को दिया जाए, जो कि यूएन के जो मैंडेट के मुताबिक ये बात वो कहते हैं कि 67 वॉर से एक दिन पहले जो बॉर्डर थे वेस्ट बैंक और गाज़ा के, उसके ऊपर वापस ला करके इनको आज़ादी दी जाए। तो ये फ़लस्तीन के इज़राइल के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर तकरीबन 2/3 ऑफ द लैंड जो है अंदर के भी जो है वो इज़राइल के कब्ज़े में है, और वो जो वेस्ट बैंक के जो लोग हैं वो छोटे छोटे शहर और छोटे छोटे मोहल्लों के अंदर कैद हुए हुए हैं, और इसीलिए वेस्ट बैंक को जो है वो बंतुस्तान का नाम भी दिया जाता है। जैसे कि नॉर्थ अफ्रीका में बंतुस्तान बना दिए गए थे और उनकी लोकेलिटीज़ के अंदर से लोगों को एक लोकेलिटी से दूसरे लोकेलिटी में नहीं जाने देते थे। एग्जैक्टली वही शक्ल इस वक्त वेस्ट बैंक के अंदर भी है, और गाज़ा तो बिल्कुल एक प्रिजन है, क्योंकि कोई ज़मीनी रास्ता उसके गाज़ा के लोगों के लिए नहीं खुला हुआ, कोई समुद्री रास्ता उनके लिए नहीं खुला हुआ, कोई हवाई जहाज़ हवाई अड्डे उनके पास नहीं है, लिहाजा वो उस छोटे से ख़ित्ते के अंदर कैद हैं, उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, किसी को गाज़ा के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। सो ये सिचुएशन है। और देखते हैं कि अल्जीरिया के सदर हैं अब्दुल मजीद तिबोनी, इन्होंने बोला कि वट एवर इज़ हैपनिंग इन गाज़ा इज़ फुल फ्लेज वॉर क्राइम्स। अल्जीरिया के बारे में मैंने आपके पॉडकास्ट भी की, पिछले दिनों में मैंने आपको बताया कि अल्जीरिया का फ़लस्तीन की आज़ादी के साथ कितना गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब यासिर अराफात सिनाई डेजर्ट से उनको निकाला गया, उसके बाद वो जॉर्डन आए, जॉर्डन से उनको निकाला गया तो लेबनान आए, लेबनान से भी जब उनको निकाल दिया गया तो फिर वो अल्जीरिया में ही रहे, और जब तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी नहीं बन गई तब तक वो मुस्तकिल वो और उनके साथी जो है अल्जीरिया में रहे। और अल्जीरियन जो लोग हैं, क्योंकि उनकी भी जंगी आज़ादी बहुत तवील थी और 1962 में उनको आज़ादी मिली थी, और उनके ज़ख़म जो हैं वो ताज़ा थे, और इसलिए वो बहुत गहरा रिश्ता फ़ील करते थे फ़लस्तीनियंस के साथ, और वो समझते थे कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होकर उनकी आज़ादी की भी जंग लड़नी चाहिए। तो आप फिर ये सवाल भी करेंगे कि भाई अगर इतने ही ये सब अच्छे हैं तो फिर आज तक क्यों नहीं फ़लस्तीन का मसला हल हुआ? वो इसलिए क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये तमाम ममालिक बहुत तवील हर मुल्क ने जद्दोजहद की, जंगें लड़ी और अपनी आज़ादियाँ हासिल की, उस वक्त ये बहुत वीक कंट्रीज़ थे, और उस वक्त यूरोप और जो यूएस ये बहुत टेक्नोलॉजिकली और डिफेंस के मिलिट्री के लिहाज से बहुत इनसे आगे थे, और इनके पास ना स्टेबल हुकूमतें थीं, ना ही इनके पास आर्मीज़ थी। उसके बावजूद आपने देखा कि फ़र्स्ट डे जब इज़राइल वजूद में आया तब भी अरब कंट्रीज़ ने मिलकर उसके ऊपर हमला किया। उसके बाद पे दर पे हर जो 10 साल के अंदर वो एक दफ़ा या 2 दफ़ा इनके ऊपर जंग करते रहे, लेकिन ऑफ कोर्स वही वजह कि उनके पास ना मिलिट्री के माइट्स थी, ना वेपन्स थे, और इज़राइल के पास डायरेक्टली वेपन्स आते थे यूएस की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से, तो वो तमाम वॉर्स को हारते चले गए, यहाँ तक कि वो इस मायूसी में चले गए कि हम इज़राइल के साथ जंगी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आज वो सिचुएशन नहीं है। आज की सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज टर्की जो है और इजिप्ट आप अगर ले लें और सऊदी अरब ले लें, तो ये तमाम जो ये मुल्क हैं ये दुनिया के फर्स्ट 15 मिलिट्री पावर्स के अंदर ये इनकी स्टैंडिंग है। पाकिस्तान को अगर आप ले लें तो पाकिस्तान दुनिया का 7th बिगेस्ट मिलिट्री पावर समझा जाता है। तो आज वो सिचुएशन नहीं है कि मुसलमान मुल्कों को दब के रहना पड़ेगा, बल्कि आज इज़राइल की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल वीक है, बिकॉज यूएस यूक्रेन की वॉर भी हार चुका है। उससे पहले वो सीरिया से भी उसको पसपाई हुई, इराक़ से उसको पसपाई हुई, लीबिया से वो पसपाई कर चुका है। तो और अब जो उसकी बिल्कुल रीसेंट वॉर जो अभी तक चल रही है यूक्रेन में, उसमें भी उसको शिकस्त का सामना है, और इसीलिए समझा जाता है कि इज़राइल जो है वो यूएस के ऊपर डिपेंड करके ये वॉर जीत नहीं सकता। और अगर यूएस ने डायरेक्टली इज़राइल की
मदद करनी शुरू कर दी, तो फिर अगर टर्की और सऊदी अरब और इजिप्ट सिर्फ ये 3-4 ही मुल्क इस वॉर के अंदर एंटर हो जाते हैं, तो इसराइल को तबाह करना और उसको की ईंट से ईंट बजा देने के लिए 1 या 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सो दिस इज़ द सिचुएशन। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम दुनिया के जो बड़े लीडरान हैं इस वक्त, उनमें अर्दगान का भी शुमार होता है, जो टर्की के लीडर हैं, और रईसी जो कि ईरान के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनका भी शुमार होता है। और अर्दगान ने तो बेशुमार दफ़ा अपने मुल्क के अंदर बहुत सारे जलसे और बहुत सारे मौक़ों पर इन 2 महीनों में कह दिया है, बार बार कहा है कि इज़राइल जो है वो गलत कर रहा है, वॉर क्राइम्स कर रहा है। और इवन इतने सख्त अल्फाज वो कहता रहा है उनके ख़िलाफ़ कि मीडिया में यही आता रहा कि क्या अर्दगान ने वॉर का ऐलान कर दिया है इज़राइल के ख़िलाफ़, और ये चीज़ इस तरह से बात होती रही। और रईसी ने ये कहा कि एक्शंस नॉट वर्ड्स नीडेड ऑन गाज़ा, कि लफ्ज़ों की जो है लफ्ज़ काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें एक्शन करना पड़ेगा। और ईरान यानी रईसी और इनके फॉरेन मिनिस्टर तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ में जा जाकर ये मैसेज देते रहे कि इस दफ़ा हमने एक डिसाइसिव किस्म का इज़राइल को एक पनिशमेंट देनी है, और उसको इस बात पे मजबूर करना है कि वो 2 स्टेट सलूशन पे आने पे मजबूर हो जाए। और ये आप देखें कि MBS को ले लें या रईसी को ले लें, अर्दगान को ले लें, और तमाम जो मुस्लिम और कंट्रीज़ उनको ले लें, इस दफ़ा आप ये दिखेगा कि इन्होंने डेली बेसिस पे एक दूसरे के साथ डिप्लोमेसी की, मिलते रहे, फ़ोन पे बात करते रहे, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स आपस में मिलते रहे, और एक दिन भी इनकी डिप्लोमेसी ख़त्म नहीं हुई। और इन्होंने अपने तमाम जो इख्तलाफात छोटे मोटे जो भी इनके बीच में थे, उनको बालाए ताक रख के और फ़लस्तीन की आज़ादी की बात की है बार बार। और उम्मीद करते हैं, बिकॉज़ अर्दगान ने और रईसी ने और इससे अलावा और भी लीडर्स जो हैं, उन्होंने बार बार ये भी कहा है कि गाज़ा और इज़राइल की वॉर जब ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम उस वक्त भी इज़राइल को क्वेश्चन करेंगे, और हम इस बात का बहुत भरपूर प्रेशर डालेंगे कि 2 स्टेट सलूशन को मुकम्मल तौर पे लागू किया जाए। अदरवाइज़ ये जंग आप इसको बंद ना समझें, इसको ख़त्म ना समझें, और ये दोबारा से इग्नाइट होगी, और दोबारा से पूरा रीजन जो है इसकी लपेट में आने का हमेशा ख़तरा रहेगा। सो लेट्स होप कि जो मुसलमान कंट्रीज़ के जो लीडर्स हैं इस दफ़ा, उन्होंने जो एक डिफरेंट अप्रोच ली है, एक बेहतर स्ट्रॉन्ग अप्रोच, उसका कुछ बेहतर नतीजा निकले और पैलेस्टाइन को वाकई सच्चे मानों में आज़ादी मिले जो उनका हक़ है। थैंक यू।